अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आगे बढ़ते हैं मर्जर्स एंड एक्विजिशंस की प्रैक्टिस के साथ। और अब जो है वो हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं कि क्वेश्चन नंबर 14 में जो है वो क्या लिखा है। ये वैसा ही है जैसे आपने पिछले दो सवाल किए, यानी कि पहली बात सेम है, दूसरी बात सेम है जो हमने पिछले वीडियो में डिस्कस करी, इसीलिए मैं इसको रिपीट नहीं करूँगा। तीसरी, चौथी, पाँचवीं बात सेम है, छठी बात सेम है, सातवीं बात सेम है। अब यहाँ पर ये जो हाईलाइट हुआ क्लॉज है ना, ये नई बात है। बाकी इसके बाद भी जो दो चीज़ें लिखी हुई थी, कैलकुलेट टोटल वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी और पी मॉडल यूज़ होगा, और सारी चीज़ें सब सेम है। तो अगर आपने 12 कर लिया है ना, तो आपके लिए 13 और 14 जो है वो एक स्टेप अहेड है। अब ज़रा गौर से ये हाईलाइटेड एरिया सुनिएगा और 12 और 13 कर काइंडली 14 को देखिएगा। 14, 12, 13 से कनेक्टेड है। तो इधर कुछ जनाब लिखा यूँ जा रहा है कि टू अवॉइड डुप्लीकेशन, Protco will also dispose of its own property at an estimated realizable value of 16 million. There will also be some redundancy costs as senior staff will be given golden handshake amounting to rupees 4.5 million. Better management will lead to a permanent increase in Nordic's earnings of 20% for remaining operation. अब आपको ये सिखाया जा रहा है कि जो फंक्शंस डुप्लिकेट होते हैं, उन डुप्लिकेट फंक्शंस को जब हम डिस्पोज ऑफ करते हैं तो उसकी क्या ट्रीटमेंट होती है, और बाकी सारी चीज़ें जो है वो पिछले सवाल से कॉपी पेस्ट हैं, सेम है। ठीक है, तो इसलिए उसकी रिपीटेशन में नहीं जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता हमने इसको कॉम्प्लेक्स बनाया। बात सारी ये कि जो चीज़ें डुप्लीकेट थी वो आपने बेच दी और उससे आपको 16 मिलियन नेट रियलाइजेबल वैल्यू यानी कि गेन हुआ। और आपने जो है ना वो कुछ लोगों को गोल्डन हैंडशेक किया, कुछ लोगों को टाटा बाय बाय बोला, टाटा बाय बाय सी यू। तो जब आप किसी सीनियर पोस्ट वाले बंदे को टाटा बाय बाय सी यू बोलते हो और उसको बोलते हो कि गोल्डन हैंडशेक ले ले, उसका मतलब ये है कि उसको हम उसकी रिटायरमेंट एज से पहले जॉब से फारिग कर रहे होते हैं और हम उसको एक ऑप्शन देते हैं कि भाई तुम काम छोड़ दो, तुम हमें बहुत महंगे पड़ रहे हो और एक बार तुम 4.5 मिलियन हमसे चार्ज कर लो और ले जाओ। एक ये बात है। दूसरी बात ये है कि जो मैनेजमेंट बेहतर हुई है उसकी वजह से जो नॉर्डिक की अर्निंग्स है ना वो 20% से बढ़ जाएंगी। बाकी सारा सवाल सेम है, इसीलिए मैं सारी चीज़ें रिपीट नहीं कर रहा। अब आपने कैलकुलेट करनी है वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी। वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी कैलकुलेट करनी है। तो भाई वैल्यू ऑफ द न्यू कंपनी कैलकुलेट करने के लिए पहले हम नॉर्डिक की जो कंपनी है ना, नॉर्डिक जो हमने टेक ओवर किया है उसकी बात करते हैं। देखिए नॉर्डिक की जो अर्निंग सवाल में दी हुई है इनिशियली, वो आपको दी हुई है 9.3375, ऐसा यहाँ पे लिखी हुई थी। इसके बाद ये लिखा हुआ था कि एक हिस्सा मैंने नॉर्डिक का बेच दिया और इसीलिए उसकी जो अर्निंग्स है वो 1.5 से कम हो गई। तो मैंने 9.3375 में से 1.5 को कर दिया माइनस, क्योंकि अब वो हिस्सा नहीं रहा तो उससे आने वाली अर्निंग्स भी नहीं रही। तो 9.3375 माइनस 1.5 ये बन जाता है आपका 7.8375। 7.8375 ये बची हुई अर्निंग्स है। अब ये जो बची हुई अर्निंग्स है ना, इसके बारे में लिखा हुआ है कि ये बची हुई अर्निंग्स 20% से इंक्रीज़ होंगी, यानी कि इसको मैं मल्टीप्लाई कर देता हूँ 1.2 से इंक्रीज़ करने के लिए। तो जब मैं इसको 1.2 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो मेरे पास वैल्यू आ जाती है 9.4050। अब मैं वैल्यू ऑफ द कंपनी निकालता हूँ, जैसे कि क्वेश्चन नंबर 12 में डिस्कस किया था। प्रॉडको की वैल्यू एज इट इज़ 117.60, ये सवाल में लिखा हुआ है कि वो इंटैक्ट रहेगी। नॉर्डिक की वैल्यू के लिए, नॉर्डिक वाला जो हिस्सा है उसके लिए 9.405 को हम मल्टीप्लाई कर देंगे, किससे मल्टीप्लाई कर देंगे? 8 के पी रेशो से, ये सवाल में लिखा हुआ है। तो 9.405 मल्टीप्लाई बाय 8, आप ये वाला क्लॉज पढ़िएगा ज़रा जो सेकेंड लास्ट है। तो इस हिसाब से आपका आंसर आ रहा है 75.24। अच्छा, ऊपर जो आपने सवाल किया था ना उसमें ये 9.6 था, सही है ना। ये थोड़ा सा एक चेंज है, यहाँ पर ये जो है 8 है ताकि आप लोग जागते रहो। उसके अलावा आपके पास जो ये वाला क्लॉज है, ये वाला बुलेट है, इसमें आपने वो नेट इनकम एक जनरेट करी थी 10.2 की। उसके बाद आपने अपने डुप्लीकेट फंक्शंस जो है वो बेचे
उसकी वजह से 16 मिलियन की इनकम आई। ये अगेन वन ऑफ इनकम है तो एक ही इम्पैक्ट लेंगे, और रिडेंडेंसीज भी वन ऑफ होती हैं, और उसके लिए मैंने 4.5 की पेमेंट करी तो वो माइनस हो जाएगा, विच मीन्स के 117.6 प्लस 75.24 प्लस 10.2 प्लस 16 माइनस 4.5, यानी कि यह आ जाता है आपके पास 214.54। 214.54 इस कंपनी की वैल्यूएशन बनेगी। ठीक है जनाब, अगले क्वेश्चन पर चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 15। क्वेश्चन नंबर 15 जो है वो पीई मेथड से सॉल्व करना है। पेमेंट फॉर शेयर्स मेड इन कैश, शेयर्स के लिए जो पेमेंट हुई है वो कैश में हुई है। थोड़ा डिफरेंट सिनेरियो है पिछले क्वेश्चन से। सिनेरियो है सिग्रा इज़ द बायर एंड इंट्रो इज़ द टारगेट। सिग्रा's current share price is rupees 3.6 and its earning per share is rupees 0.45. Dentro's PE ratio is 12.5% higher than that of Sigra and its current EPS is 0.5. Sigra offers rupees 5 per share to acquire a Dentro company share. Will this be an acceptable per share bid, and if yes, calculate the percentage gain per share to a Dentro company shareholders. देखिए सिग्रा इज़ दी बायर यानी कि ये एक्वायरर है, डेंट्रो इज़ दी टारगेट यानी कि ये एक टारगेट कंपनी है। सिग्रास करंट शेयर प्राइस इज़ रुपीज़ 3.60। सिग्रा की जो करंट शेयर की प्राइस आ रही है वो 3.60 है। सिग्रा का एक शेयर जो है वो 3.60 का मार्केट में ट्रेड होता है, एंड इट्स अर्निंग्स पर शेयर इज़ रुपीज़ 4.45। तो क्योंकि पीई मॉडल यूज़ करना है इन सवालात में अभी मेंशन्ड है, तो हम एक काम करते हैं ना कि सिग्रा का पीई रेशो निकाल लेते हैं। कैसे आएगा सिग्रा का पीई रेशो? सिग्रा की एक शेयर की मार्केट प्राइस 3.60 दी हुई है, और सिग्रा के एक जो शेयर्स की अर्निंग्स है ना वो 0.45 दी हुई है। तो 3.6 डिवाइडेड बाई 0.45 इज़ 8, यानी कि इसका जो पीई रेशो आ रहा है वो 8 आ रहा है। डेंट्रोस पीई रेशियो इज़ 12.5% हायर देन दैट ऑफ सिग्रा। ये सिग्रा का है पीई रेशियो। डेंट्रो का जो पीई रेशियो होगा ना वो सिग्रा से 12.5% ज़्यादा होगा। तो इसका मतलब ये हो गया कि डेंट्रो का जो पीई रेशियो होगा वो होगा 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.125। 8 मल्टीप्लाइड बाई 1.125, यानी कि ये बन जाएगा आपके पास 9। ठीक है, फिर लिखा हुआ है देन दैट ऑफ सिग्रा एंड इट्स करंट ईपीएस इज 0.5। अब हमें ईपीएस भी पता है डेंट्रो का, तो देखें पीई रेशियो कैसे आता है। पीई रेशियो इज इक्वल्स टू मार्केट प्राइस पर शेयर अपॉन अर्निंग्स पर शेयर। तो अगर मुझे एक शेयर की प्राइस कैलकुलेट करनी हो तो मैं पीई रेशियो को किससे मल्टीप्लाई कर सकता हूँ? अर्निंग से। इसका मतलब मैं डेंट्रो की जो प्राइस पर शेयर है, मार्केट प्राइस पर शेयर, वो भी मालूम कर सकता हूँ, और उसको मालूम करने के लिए मैं 9 को मल्टीप्लाई कर दूँगा 0.5 से, तो आंसर आ जाएगा 4.5। ठीक है, फिर लिखा हुआ है सिग्रा ऑफर्स रुपीज़ 5 पर शेयर टू एक्वायर अ डेंट्रो कंपनी शेयर। सिग्रा ये कह रहा है कि यार मैं तुम्हें जो है ना एक शेयर तुमसे ख़रीदूँगा, मैं एक्वायरर हूँ, और मैं तुम्हें एक शेयर के अगेंस्ट जो है ना वो 5 रुपये दूँगा। अच्छा, डेंट्रो का एक शेयर जो है ना उसकी जो मार्केट प्राइस है ना वो 4.5 पर शेयर है। ज़रा बात समझिएगा, सिग्रा बोल रहा है कि हम तुम्हारा एक शेयर ख़रीदेंगे, और हम तुम्हारा एक शेयर ख़रीदने के लिए तुम्हें जो कैश पे करेंगे ना वो 5 करेंगे, और जो मार्केट प्राइस इस शेयर की है वो 4.5 है, वो आप मुझे दे देना। अब ऐसा कैसे कि सिग्रा जो है वो ज़्यादा पैसे दे रहा है, ये डिस्कस करना है। दूसरा इसका जो सवाल था, विल दिस बी एन एक्सेप्टेबल पर शेयर बिड, क्या डेंट्रो इस ऑफ़र को मान जाएगा? इसका आंसर तो आराम से है यस, क्योंकि डेंट्रो के हिसाब से एक शेयर की वैल्यू 4.5 है, उसके एक शेयर की वैल्यू 4.5 है, और कोई उसको बोल रहा है कि भाई 5 रुपये में ये चीज़ दे दो, तो क्यों नहीं मानेगा? मानता तो तब नहीं ना जब 4.5 वाली चीज़ की ऑफ़र आती 4 रुपये, तो बिल्कुल मान जाएगा। पहली चीज़ का यहाँ आंसर आ गया। दूसरी चीज़ का आंसर था एंड इफ़ यस कैलकुलेट दी परसेंटेज गेन पर शेयर टू अ डेंट्रो कंपनी शेयर होल्डर।
यानी कि अगर हाँ तो फिर जो डेंट्रो कंपनी का एक शेयर होल्डर है उसको परसेंटेज टर्म्स में क्या फ़ायदा हो रहा है। तो देखिए डेंट्रो कंपनी का जो शेयर होल्डर है वो अपनी 4.5 की चीज़ दे रहा है और उसको 5 रुपये मिल रहा है। इसका मतलब उसको जो गेन मिल रहा है, उसको जो फ़ायदा मिल रहा है वो 0.5 का मिल रहा है। एक शेयर होल्डर के पास 4.5 वाला शेयर चला जाता है, 5 रुपये कैश आ जाते हैं, तो 0.5 मिल रहा है ऑन एन इन्वेस्टमेंट ऑफ 4.5। तो परसेंटेज गेन कितना हुआ? परसेंटेज गेन निकालने के लिए गेन को हम जो इन्वेस्टमेंट है उससे डिवाइड करते हैं, यानी कि भाई मैंने जो इन्वेस्ट किया था उस पर मुझे फ़ायदा कितना हुआ और वो मेरी इन्वेस्टमेंट का कितना परसेंट है, तो वो तकरीबन बढ़ रहा है 11.11%। अब बात सारी ये है कि सिगरा जो है वो ज़्यादा क्यों दे रहा है, 4.5 क्यों नहीं दे रहा। कभी कभार ऐसा होता है कि आप किसी कंपनी को ख़रीदने जाते हो ना, तो वो कंपनी आपसे प्रीमियम चार्ज कर रही है। यहाँ पर ऐसा लग रहा है कि मुझे 0.5 का प्रीमियम पे करना पड़ रहा है इसको मनाने के लिए। देखिए जो डेंट्रो के शेयर होल्डर्स हैं ना, उनको पता है उनके एक शेयर की वैल्यू 4.5 है, लेकिन उनको पता है कि एक शेयर की वैल्यू 4.5 है, सिगरा हमारी पूरी कंपनी ख़रीदने आया है, यानी कि 100% शेयर ख़रीदेगा। और जब ये 100% शेयर ख़रीदेगा तो हमारी जो करंट मार्केट वैल्यू है, फिर जो सिगरा की करंट मार्केट वैल्यू है, और फिर जो सिनर्जी का इम्पेक्ट होगा उसका फ़ायदा भी सिगरा वालों को पहुँचेगा। तो अगर हमारी वैल्यू जो है वो 4.5 बनती है एक शेयर की, मान लो सिगरा के एक शेयर की वैल्यू 5 बनती है, मान लो सिनर्जी का 2 रुपये का बेनिफिट आएगा, तो नए कंपनी में ये इम्पेक्ट जो है ना सिनर्जी की वजह से फ़ायदा होने वाला है। तो क्या रहा है कि जब जो टारगेट कंपनी है वो प्रीमियम चार्ज कर रही होती है ना अपनी नॉर्मल वैल्यू से थोड़ा सा ज़्यादा, तो एक तरह से सिनर्जी का एक हिस्सा ले रही होती है। बोलती है देखो यार 2 रुपये की सिनर्जी मिलेगी ना, आधी की हमें दे दो, 1.5 की तुम एंजॉय करो। बात समझ में आ रही है? जब दो कंपनीज मर्ज होंगी तो सिनर्जी का फ़ायदा होगा। सिनर्जी की फ़ायदा यानी कि मार्केट वैल्यू में ग्रोथ, यानी कि कोई एक्स्ट्रा, वो एक्स्ट्रा में मुझे भी तो हिस्सा दो भाई। मैं 4.5 वाली तुम्हें चीज़ 5 में दूंगा, तुम जब वो 5 वाली चीज़ अपने 5 वाली चीज़ के साथ मिलाओगे तो वो चीज़ 5 5 10 की नहीं बल्कि 12 13 14 की बनेगी। तो वो जो 3-4 रुपये के मज़े लोगे उसमें से एक हिस्सा मुझे दे दो। तो इसलिए आप प्रीमियम देने को तैयार हो जाते हो और सामने वाला आपसे प्रीमियम भी मांगता है जब एक्विजिशंस हो रही होती हैं। क्वेश्चन 16, Sigra is the buyer and Dentro is the target. Sigra's current share price is 3.6 and its earnings per share is 0.45। तो इस हिसाब से वही ऊपर वाला ही डेटा चल रहा है, P रेशो 8 बनेगा। Dentro's P रेशो is 12.5% higher than that of Sigra and its current EPS is 0.5। यानी कि वही वाली बात कि डेंट्रो का जो P रेशो होगा वो 9 बनेगा, EPS से मल्टीप्लाई करेंगे तो 4.5 की शेयर प्राइस बनेगी। अब नई चीज़ आ रही है, करंट नंबर ऑफ शेयर्स इन सिगरा एंड डेंट्रो आर 11,000 and 1250। Sigra offers 3 shares of the new company for every 2 shares in Dentro। यानी कि सिगरा के शेयर होल्डर्स जो हैं, जो सिगरा के ओनर्स हैं, वो बोल रहे हैं कि डेंट्रो में जिसके पास 2 शेयर्स हैं उनके वो 2 शेयर्स लेकर उनको कंपनी के 3 शेयर्स दिए जाएंगे। देखिए ये एक शेयर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की अब बात हो रही है। पहले शेयर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन की बात नहीं हो रही थी, पहले हो रही थी पेमेंट फॉर शेयर्स मेड इन कैश, यानी कि कैश में मैं पेमेंट कर रहा था। अब मैं कैश में पेमेंट नहीं कर रहा, बल्कि मैं जो है वो डेंट्रो के शेयर होल्डर्स को बोल रहा हूँ कि अगर आपके पास डेंट्रो कंपनी में 2 शेयर्स हैं तो वो कैंसिल कर दो और आप हमारी कंपनी के 3 शेयर्स उसके बदले जो है वो रख लो, यानी कि शेयर फॉर शेयर एक्सचेंज हो रहा। टोटल अर्निंग्स पर ईयर ऑफ द न्यूली फॉर्म कंपनी विल बी 4,886.77। ये नई कंपनी की टोटल अर्निंग्स है and it will be valued at a PE ratio which is 20% higher than Sigra's current PE ratio। और जो PE ratio होगा वो सिगरा के current PE ratio से 20% ज़्यादा होगा। Will the offer be acceptable to Dentro company shareholders? If yes, calculate the percentage gain which will be received by Dentro company shareholders in their market value। ठीक है जी, ये पूरा सिनेरियो आपके सामने। अच्छा अब देखिए क्या है, विल द ऑफर बी एक्सेप्टेबल टू डेंट्रो कंपनी शेयर होल्डर्स। क्या डेंट्रो कंपनी के शेयर होल्डर जो है वो इस ऑफर से मान जाएंगे? इफ़ यस, कैलकुलेट दी परसेंटेज गेन विच विल बी रिसीव बाय डेंट्रो कंपनी शेयर होल्डर्स इन देयर मार्केट वैल्यू। अच्छे से सवाल एक बार पढ़ लीजिएगा। अच्छा अब देखिए जो नई वाली कंपनी होगी, कुछ चीज़ें तो हमने ऊपर कर ली ना कि भाई आपका जो सिगरा है उसका P रेशो 8 होगा, जो डेंट्रो है उसका P रेशो 9 होगा, जो डेंट्रो है उसके शेयर की प्राइस जो है वो 4.5 होगी। ठीक है, ये चीज़ें तो मेंशन थी। फिर प्रीवियस जो सिगरा के शेयर होल्डर्स हैं उनके 11,000 शेयर्स हैं,
डेंट्रो कंपनी के शेयर होल्डर्स के पास 1250 शेयर्स हैं, लेकिन अगर मैं डेंट्रो को परचेज़ करूँगा तो मैं हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट अपनी कंपनी के 3 शेयर्स दूंगा। तो अगर मैं हर 2 शेयर्स के अगेंस्ट अपनी कंपनी के 3 शेयर्स दूंगा तो देखिए प्रीवियस शेयर्स जो पहले से हैं सिग्रा में वो तो 11,000 है। न्यू शेयर्स जो मुझे इशू करने पड़ेंगे क्योंकि मैं कैश नहीं दे रहा और शेयर्स इशू कर रहा हूँ, तो उसके लिए 1250 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3, 1250 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 ये बन जाता है 1875। ठीक है, तो अब जब एक्विजिशन की ट्रांजैक्शन पूरी हो जाएगी उसके बाद जो शेयर्स होंगे ना वो होंगे 11,000 प्लस 1875 यानी कि 12,875। ठीक है जी, ये टोटल नंबर ऑफ शेयर्स आ गए। फिर लिखा हुआ है टोटल अर्निंग्स पर ईयर ऑफ द न्यूली फॉर्म कंपनी विल बी 4886.77 एंड इट विल बी वैल्यूड एट अ पी रेशियो विच इज़ 20% हायर देन सिग्रास करंट पी रेशियो। तो जो नई कंपनी होगी उस नई कंपनी का जो पी रेशियो होगा वो सिग्रा कंपनी का जो करंट पी रेशियो है इसको 20% से बढ़ा दो या 1.2 से मल्टीप्लाई कर दो तो आएगा, यानी कि नई कंपनी का जो पी रेशियो होगा वो होगा 9.6। नई कंपनी की अर्निंग्स भी हमें पता है वो होंगी 4886.77। नई कंपनी की टोटल मार्केट वैल्यू आ सकती है नई कंपनी के पी रेशियो को नई कंपनी के टोटल अर्निंग से यानी कि 4886.77 से अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए तो 9.6 मल्टीप्लाइड बाई 4886.77 यानी कि ये बन जाता है 46912.9 या हम कह सकते हैं 46913। ये न्यू कंपनी के जितने भी नए शेयर्स होंगे उन सब की वैल्यू है, ये न्यू कंपनी की मार्केट वैल्यू है। और जब न्यू कंपनी की मार्केट वैल्यू का बोला जाता है तो उसका मतलब होता है न्यू कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं उन सारे शेयर्स की वैल्यू। अब ये शेयर्स होंगे 12875 क्योंकि न्यू कंपनी में एग्जिस्टिंग शेयर्स भी होंगे और नए शेयर्स इशू किए वो भी होंगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि एक शेयर की वैल्यू 46913 डिवाइडेड बाई 12875 होगी, यानी कि एक शेयर जो नई कंपनी का है वो कितनी वैल्यू रखेगा 46913 डिवाइडेड बाई 12875 विच इज़ अराउंड 3.64 पर शेयर। ये जो न्यू कंपनी है ना उसके एक शेयर की वैल्यू है। ठीक है, न्यू कंपनी के एक शेयर की वैल्यू है। अच्छा, अब सवाल ने बोला था विल द ऑफर बी एक्सेप्टेबल टू डेंट्रो कंपनी शेयर होल्डर्स। अब देखें हम कर क्या रहे हैं डेंट्रो कंपनी का एक शेयर फिलहाल मार्केट में 4.5 का, ठीक है ना, और ये जो रेशियो है ना शेयर एक्सचेंज ट्रांजैक्शन में ये आपने देखना है। इस रेशियो में ये लिखा हुआ है कि सिग्रा ऑफर्स 3 शेयर्स ऑफ द न्यू कंपनी फॉर एवरी 2 शेयर्स इन डेंट्रो। देखिए आप एक शेयर होल्डर बनकर सोचें, फ़िलहाल आप डेंट्रो के शेयर होल्डर हो और आपके पास डेंट्रो के 2 शेयर्स हैं और एक शेयर जो डेंट्रो का है ना उसकी वैल्यू है 4.5। इसका मतलब ये हो गया कि अभी आपके पास 9 रुपए की मालियत के शेयर्स हैं। एक कंपनी आपके पास आती है जो बोलती है सिग्रा, वो बोलती है कि तुम अपने ये 2 शेयर्स हमें दे दो, यानी कि 9 रुपए की चीज़ आपके पास जो है वो मुझे दे दो। फिर क्या करें, वो कंपनी ये बोलती है कि हम आपको 3 चीज़ें अपनी कंपनी की या 3 शेयर्स अपनी कंपनी के देंगे अगर आप ये 2 चीज़ें जिसकी वैल्यू 4.5 के हिसाब से 9 बनती है ना, ये विथड्रॉ कर दो, ये हमें दे दो, तो हम अपनी कंपनी के 3 शेयर्स देंगे और तुम्हें ख़रीद लेंगे। क्योंकि तुम शेयर होल्डर बनोगे ना। शेयर होल्डर क्यों बना रहा हूँ, क्योंकि तुम अपने शेयर्स कैंसिल कर रहे हो, यानी कि तुम्हारी कंपनी के जितने भी शेयर्स हैं वो डिसॉल्व हो जाएंगे और मेरी कंपनी के शेयर्स बन जाएंगे। और वो ये कहता है कि यार देखो, जब मैं और तुम मिल जाएंगे ना तो तुम्हारे एक शेयर की वर्थ या वैल्यू 3.64 होगी, विच मीन्स कि तुम्हारे जो 3 शेयर्स हैं उसकी टोटल वैल्यू जो है ना वो 3.64 इंटू 3 यानी कि ये बन जाएगी 10.92 बन जाएगी। ठीक है जी, 10.92 बन जाएगी। ठीक है ना। तो क्या एज अ शेयर होल्डर मुझे ऐसा करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए। बैठे बैठे मेरी जो एक चीज़ 9 रुपए की थी उसकी वर्थ 10.92 हो रही है, तो भाई क्यों नहीं करूँ मैं? बिल्कुल करूँगा।
और अगर मैं ऐसा करूँगा तो हो क्या रहा है कि मुझे गेन हो रहा है। कितना गेन हो रहा है? 10.92 -9 यानी कि 1.92 का गेन हो रहा है। इनिशियली मेरी इन्वेस्टेड अमाउंट या इनिशियली मेरी वैल्यू क्या थी जिसके ऊपर ग्रोथ हो रही है? 9। तो इसका मतलब ये हो गया कि मुझे 1.92 डिवाइडेड बाई 9 इंटू 100 यानी कि मुझे जो है ना वो 21.33% का तकरीबन गेन नज़र आ रहा है। मैं एक बार इसको रिकैलकुलेट कर लूँ। 3 पॉइंट्स, ठीक है जी, 21.33% का गेन है। 3.64 इंटू 3, तीन चीज़ें मिल रही हैं 3.64 वाली, -9 9 के बदले, डिवाइडेड बाई 9, 1.92 21.33%। ठीक है जी, 21.33% का मुझे गेन मिल रहा है। क्या ये बात समझ में आती है? सही है भाई। तो हमने अब डिस्कस कर लिए 14, 15, 16, अगले लेक्चर में मज़ीद डिस्कस करते हैं।